नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा पिछली जो क्लास थी वो महाविनिष्क्रमण से और संबोधि तक की घटना हमने पढ़ ली थी। ठीक है, उससे आगे का इतिहास आज हम पढ़ेंगे। धर्म चक्र प्रवर्तन से आज हम शुरू करेंगे और देखते हैं महापरिनिर्वाण तक की यात्रा पूरी करने का प्रयास हम करेंगे। तो चलो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, धर्म चक्र प्रवर्तन से महापरिनिर्वाण तक। ठीक है, सॉरी, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन से महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन से महापरिनिर्वाण तक की यात्रा हम देखने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। दरअसल 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध जो है सर्वप्रथम दो स्थानीय बंजारे थे, तपस्सु व तपस्सु व भिल्लक नाम के दो बंजारे थे। उनको अपना शिष्य बनाया और उनके साथ बोध गया से उरुवेला से सारनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं और सारनाथ में जाकर उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो पहले महात्मा बुद्ध को छोड़कर और चले गए थे, उनको अपना प्रथम उपदेश देते हैं, है ना। प्रथम उपदेश सुनाते हैं, या मैं कहूँ कि अपना पहला प्रवचन सुनाते हैं। और ये जो घटना थी, प्रथम उपदेश सुनाने की घटना, यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी गई बौद्ध धर्म में। ठीक है, और यह जो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने इन 5 ब्राह्मणों को, वो मध्यम मार्ग का दिया था, पाली भाषा में दिया था, है ना। पाली भाषा में दिया, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। और ये जो सारनाथ में भी जो स्थान था जहाँ पे उपदेश दिया, वो मृग सिखवन या ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। मृग सिखवन या ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। और यह जो घटना थी प्रथम उपदेश देने की, यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी गई। अर्थात धर्म के राज्य की स्थापना का चक्र आरंभ होना, ये माना जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ। ठीक है, और कहते हैं कि कहते हैं क्या, ये हकीकत भी है कि प्रथम उपदेश देने के बाद महात्मा बुद्ध आने वाले जो है 45 वर्ष तक और अपने ज्ञान का प्रसार करते रहे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, अपना उपदेश देते रहे। ठीक है, तो इस दरमियान उन्होंने विभिन्न नगरों की यात्राएं भी की। उन यात्राओं में हम प्रमुख प्रमुख शहरों की आज बात करने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक शहर की बात कर पाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमें केवल परीक्षा पास करनी है, उस दृष्टिकोण से पढ़ना है कि हम आसानी से हमारी परीक्षा को पास कर सकें, भले ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट जेआरएफ हो, या स्कूल व्याख्याता हो, या इतिहास विषय की कोई सी भी एग्जाम हो, डेस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, है ना, किसी भी प्रकार की हो। डेस्क्रिप्टिव भी क्यों, क्योंकि मैं प्रत्येक बात को लिखता हूँ, बढ़िया से कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर तरीके से लिखता भी हूँ। तो मेरे साथ आप लिखोगे तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, तो मैं एक बेसिक बात मैं यहाँ पे अभी मैंने जो बोल के बताई है धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आगे की बात जो है अपन इसको लिखने के बाद करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सॉरी, 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के बाद, बुद्ध ने सॉरी, बुद्ध ने 2 स्थानीय बंजारों,
दो स्थानीय बंजारों, क्या नाम मिलते हैं बंजारों के? एक सॉरी, एक का नाम मिलता है तपस्सु, तपस्सु तपस्सु व भिल्लक, भिल्लक, है ना, या भल्लिक भी मिलता है, भल्लिक। ठीक है, तपस्सु व भल्लिक को अपना शिष्य बनाया, को अपना शिष्य बनाया, को अपना शिष्य बनाया तथा इनके साथ सारनाथ चले गए, इनके साथ सारनाथ चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए? सारनाथ में चले गए। और सॉरी, सारनाथ में जाकर के इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सुनाया। ध्यान रखना, इनको शिष्य बनाया है। प्रथम शिष्य कौन थे बुद्ध के? तपस्सु और भिल्लुक थे, ये ध्यान रखना। लेकिन प्रथम उपदेश इनको नहीं सुनाया। उपदेश किसको सुनाएंगे? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो इनको वैशाली में छोड़कर और सारनाथ चले आए थे, है ना। वैशाली में वहाँ पे हमको पता है सुजाता के हाथ से जब बुद्ध ने खीर खा ली थी, तो ये वहाँ पर उनको छोड़कर चले आए थे। वैशाली क्या, राजगृह में, है ना। हाँ, राजगृह में छोड़कर चले आए थे। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है वो सारी सॉरी, वो सारी बात हमने पिछली क्लास में देखी है। ठीक है, तो अब यहाँ सारनाथ चले आए और यहाँ आकर बुद्ध ने यहाँ आकर बुद्ध ने उन्हीं पांचों ब्राह्मणों को उन्हीं पांचों ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश या प्रवचन सुनाया। सॉरी, प्रथम प्रवचन सुनाया। ठीक है, प्रथम प्रवचन सुनाया। अब ये जो प्रथम प्रवचन था, ये पाली भाषा में दिया था और मध्यम मार्ग का ये उपदेश दिया था। पाली भाषा में दिया, मध्यम मार्ग में दिया, और जो है हाँ, और ये जो घटना थी धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई थी। ठीक है, इन्हीं जो 5 ब्राह्मण थे, इन्हीं को, है ना, ये छोड़ के आए थे राजगृह। मैंने अभी बताया, शायद आपको गलत बताया, राजगृह में नहीं छोड़े थे। राजगृह से तो वो उरुवेला आ गए थे ना, उरुवेला में और ब्राह्मण उरुवेला से छोड़कर आए थे, है ना। उरुवेला से छोड़कर ये सारनाथ चले आए थे। ठीक है, वैशाली सॉरी, राजगृह में नहीं छोड़े थे इनको ना, उरुवेला में महात्मा बुद्ध को छोड़कर चले आए थे ये लोग, है ना। उरुवेला है वो स्थान, ध्यान रखना। मैंने अभी गलती से राजगृह बोल दिया था, तो आप उसको डिलीट मार देना अपने दिमाग से। ठीक है, उपदेश सुनाया। यह उपदेश पाली भाषा में सुनाया था। यह उपदेश पाली भाषा में सुनाया था, जिसमें मध्यम मार्ग की बात बताई। मध्यम मार्ग का उपदेश सुनाया गया था। ठीक है, मध्यम मार्ग का उपदेश सुनाया गया था। गजब का ये उपदेश है मध्यम मार्ग। वास्तव में इंसान को वैसे जीने के लिए मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब संन्यास पर बल देते हैं तो हम एक
बहुत बड़े वर्ग को पीछे छोड़ देते हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन जब हम ज़्यादा संसार की ओर चले जाते हैं तो फिर हम जो जो वास्तविक ज्ञान है, जो संबोधि ज्ञान को जिसमें कहा गया है, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान कहा गया है। अपने भारतीय दर्शन में या हिंदू दर्शन में उसको आत्म ज्ञान कहा गया है। उस ज्ञान से इंसान बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए दोनों का समन्वय करके ही इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। दोनों के बिना गाड़ी आगे चल ही नहीं सकती, है ना। इसलिए हम सॉरी कह सकते हैं कि इंसान को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई, उपदेश वाली भाषा में सुनाया, मध्यम मार्ग का उपदेश सुनाया था। और यह जो घटना थी, यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई, है ना। यह घटना यह घटना क्या कहलाई? सॉरी, यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। धर्म चक्र प्रवर्तन, यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि धर्म के राज्य की स्थापना का चक्र आरंभ होना ना। इसका मैं यहाँ पे डिफाइन थोड़ा सा कर देता हूँ। धर्म के राज्य की स्थापना का चक्र आरंभ, है ना। धर्म के राज्य की स्थापना का चक्र आरंभ, है ना। धर्म के राज्य की स्थापना का चक्र आरंभ, तो ये होता है इस शब्द का अर्थ। ठीक है, और यह जो उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश, है ना। सारनाथ में तो आए थे, सारनाथ चले आए, ये हमने यहाँ पे लिखा ना, सारनाथ चले आए। तो ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में भी यह स्थान जो है मृग सिखवन या ऋषिपत्तनम में दिया था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इस स्थान को, है ना, इस स्थान को, या फिर मैं लिखूं सारनाथ के इस स्थान मतलब कौन सा स्थान? प्रथम उपदेश सुनाया गया, प्रथम उपदेश वाला, है ना, प्रथम उपदेश वाला। ठीक है, समझ गए होंगे आप, मतलब जहां पे प्रथम उपदेश सुनाया गया उस स्थान को, सारनाथ के इस स्थान को मृग सिखवन व ऋषिपत्तनम सॉरी ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऋषिपत्तनम या मृग सिखवन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से आगे क्या होता है। जब पहला उपदेश सारनाथ में सुनाया, तो इसके बाद अब महात्मा बुद्ध आने वाले 45 वर्ष तक लगातार अपने ज्ञान का जो है प्रसार करते रहेंगे। अपना उपदेश विभिन्न शहरों में जा जाकर और देते रहेंगे। ठीक है, तो उस क्रम में ये किस किस शहरों में गए और कहाँ कहाँ पे क्या क्या उपदेश दिया, कौन कौन उनके शिष्य बने, वो सारी घटना अब हम नीचे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बात मैं यहाँ पे और लिखना चाहूँगा, सॉरी, प्रथम उपदेश के बाद, प्रथम उपदेश सुनाने के बाद प्रथम उपदेश सुनाने के बाद गौतम बुद्ध
गौतम बुद्ध आने वाले 45 वर्ष तक आने वाले 45 वर्ष तक विभिन्न शहरों में जाकर विभिन्न शहरों में जाकर विभिन्न शहरों में जाकर अपना उपदेश सुनाते हैं, अपना उपदेश सुनाते हैं, अपना उपदेश सुनाते हैं। ठीक है। कुछ प्रमुख नगरों का वर्णन, कुछ प्रमुख शहरों का वर्णन, कुछ प्रमुख शहरों का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं। सभी का तो कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के 45 साल गुजरे हैं और हमें ये टॉपिक मात्र 45 मिनट में पूरा करना है, क्योंकि 15 मिनट तो मुझे लगता है मैं ले चुका हूँ इस वाली घटना में, और लगभग 1 घंटे की अपनी क्लास होती है। इससे ज़्यादा समय हम दे भी नहीं सकते। ठीक है। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में देने के बाद बुद्ध यहाँ से चले गए वाराणसी में। ठीक है। और वाराणसी में बुद्ध ने जाकर और एक यश नाम का श्रेष्ठी था, उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, और यश नामक श्रेष्ठी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और बुद्ध ने उसको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया था, है ना। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया था। इस प्रकार से जो है महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य बनाने प्रारंभ किए, और ये वाराणसी से पुनः फिर सारनाथ जाते हैं, है ना। वाराणसी से पुनः सारनाथ चले जाते हैं, और फिर सारनाथ से इस प्रकार से इनका यात्रा क्रम चलता रहेगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाराणसी, है ना। पहला शहर मैं यहाँ पे 1 नंबर पे मैं लिख देता हूँ वाराणसी, है ना, वाराणसी। ठीक है। तो वाराणसी में हम यही लिखेंगे कि सारनाथ के बाद बुद्ध वाराणसी गए, है ना। सारनाथ में तो इन्होंने पहला उपदेश दिया ही था, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सारनाथ के बाद बुद्ध वाराणसी गए यहाँ पर यश नामक श्रेष्ठी ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बुद्ध ने इनको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया था। बुद्ध ने इनको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया था। ठीक है। और फिर यहाँ से बुद्ध पुनः सारनाथ चले जाते हैं। ठीक है। एक बात और लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ से बुद्ध पुनः सारनाथ चले जाते हैं,
यहाँ से जो बुद्ध हैं पुनः सारनाथ चले जाते हैं। ठीक है, सारनाथ चले गए और जो है अपना प्रथम वर्षावास भी सारनाथ में ही इन्होंने बिताया था। ठीक है, अपना प्रथम वर्षावास भी जो है सारनाथ में ही बिताया था, ये बात भी हम यहीं पे लिख देते हैं। चले जाते हैं तथा अपना प्रथम वर्षावास सारनाथ में ही बिताते हैं। अपना प्रथम वर्षावास सारनाथ में ही बिताते हैं। ठीक है सॉरी। तो ये था एक बेसिक इंट्रो। देखो यहाँ से सवाल पूछते हैं, एक एक बात पूछते हैं, ध्यान रखना। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश बुद्ध ने किसको दिया, इस प्रकार से सवाल बन सकता है। किसको दिया, यश नामक श्रेष्ठी को दिया। कहाँ दिया, ये बन सकता है, तो वाराणसी में दिया। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना स्थान, व्यक्ति और उपदेश। ठीक है, और बुद्ध किस से कहाँ मिले, या बुद्ध का शिष्य कौन सा शिष्य कहाँ बना, स्थान का नाम विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद बुद्ध कहाँ गए, उसके पहले कहाँ थे, इस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो आपको स्थान और बुद्ध के शिष्य कौन कहाँ बने, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ से सवाल अक्सर बन जाते हैं। अब मैं बात करूँगा सॉरी उरुवेला या बोध गया की। ठीक है, 2 नंबर पे उरुवेला अब बोध गया कहलाने लगा है। सारनाथ से ये बोध गया जाते हैं, है ना। इसको मैं बोध गया कहूँगा यहाँ पे, सॉरी बोध गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सॉरी, अब बुद्ध सारनाथ थे, सारनाथ से जब बोध गया जा रहे थे तो मध्य रास्ते में एक भद्र नामक व्यक्ति मिलते हैं। भद्र नामक व्यक्ति के नेतृत्व में 30 युवा मध्य रास्ते में ही और बुद्ध के शिष्य बनते हैं, जिनको जो है भद्रवर्गीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भद्रवर्गीय कहा जाता है। इसके बाद बुद्ध जो है बुद्ध के 1000 शिष्य और बनते हैं कश्यप के नेतृत्व में, है ना। कश्यप के नेतृत्व में बुद्ध के 1000 शिष्य और बनते हैं। कश्यप जो थे इनको जाटव ब्राह्मण माना गया है। आपको पता भी होगा कि आरंभ में जो हमारा, मैंने वैदिक काल में पढ़ाया था आपको, उत्तर वैदिक काल में जब गोत्र व्यवस्था आरंभ हुई तो आरंभ के जो 7 गोत्र थे उनमें से एक गोत्र कश्यप भी था, है ना। तो कश्यप वो ब्राह्मण ही थे, 7 जो गोत्र थे, है ना, जिसमें कश्यप, गौतम, अत्रि, भारद्वाज ये सारे नाम थे, भृगु, है ना, वशिष्ठ, ये 7 नाम थे। इस प्रकार के, एक आधा कुछ रह रहा होगा, तो वो ब्राह्मण ही थे। तो इसी प्रकार ये जो कश्यप 1000 जो कश्यप थे वो बौद्ध बने थे, ये जाटव ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ये सारी बात मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे कि जब बुद्ध सारनाथ से बोध गया जा रहे थे, जब बुद्ध सारनाथ से बोध गया जा रहे थे, जब बुद्ध सारनाथ से बोध गया जा रहे थे तो मध्य रास्ते में सॉरी भद्र के नेतृत्व में 30 युवा बुद्ध के शिष्य बने थे। ठीक है, भद्र के नेतृत्व में, इनको भद्रवर्गीय कहा गया था। ठीक है, मध्य रास्ते में भद्र के नेतृत्व में 30 युवा बुद्ध के शिष्य बने, 30 युवा बुद्ध के शिष्य बने
शिष्य बने। ठीक है, 30 युवा बुद्ध के शिष्य बने जो भद्रवर्गीय कहलाए, जो भद्रवर्गीय कहलाए। ठीक है, जो भद्रवर्गीय कहलाए। ठीक है। तत्पश्चात उरुवेला के ही जो 1000 कश्यप थे सॉरी, वो भी बौद्ध बने, है ना, जाटव ब्राह्मण। तत्पश्चात उरुवेला के, उरुवेला लिखूं मैं चाहे बोध गया लिखूं, उरुवेला के 1000 कश्यप बौद्ध बने थे, मतलब जाटव ब्राह्मण, ठीक है। 1000 जाटव ब्राह्मण जो थे वो बौद्ध बने थे। ठीक है, बौद्ध बने। ठीक है, तो इस प्रकार से, और बुद्ध के जो शिष्य थे उनका काफिला लगातार बढ़ रहा था और बौद्ध धर्म अपने जोरों पर था, प्रसार लगातार हो रहा था। ठीक है, इसको विद्यार्थियों आप बढ़िया से उतारें, और मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे। आप बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, और जो कोई भी विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय में बनना चाहता है तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। यहाँ पे मैं स्कूल व्याख्याता का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल फ्री करवा रहा हूँ, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा कोर्स पढ़ लेना, बस आपका सारा काम अच्छे से हो जाएगा। बस पिछले साल के पेपर पढ़ने हैं और मेरा ये कोर्स पढ़ना है। प्रत्येक बिंदु करवाऊंगा, फुल डिटेल में करवाऊंगा, एग्जाम से कम 2 महीने पहले करवाऊंगा। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं और इसको उतारते रहें। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं आता हूं अगली स्लाइड पे, जहां पे हम जो है इससे ठीक आगे का मैटर तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो कंटेंट मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ ना, इसमें आप यकीन मानिए मेरी जो मेहनत है ना वो बहुत अधिक है, और उस हिसाब से आप भी मेहनत करना तो फिर मज़ा आए, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा मुझे, क्योंकि मैं पूरे दिलो जान से मेहनत कर रहा हूँ। इतना मतलब कंटेंट आपको दे रहा हूँ ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको दुनिया की किसी भी एक पुस्तक में ये कंटेंट नहीं मिलेगा, और 2 पुस्तकों से एक जगह कंटेंट इकट्ठा करने में कम से कम 2 पुस्तकों की बात कर रहा हूँ, जबकि ये जो कंटेंट है ना कई पुस्तकों का है। कम से कम 2 पुस्तकों से आप एक जगह कंटेंट इकट्ठा करके और फिर उसको याद करो, और पूरा कंठस्थ याद जब हो जाए तब ऐसे बिल्कुल यहाँ खड़े होके और आके बोल के सुनाओ और उस बात को लिखो। इस प्रक्रिया से जब गुजरोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये वास्तव में मेहनत किस लेवल की है ना। और उसके बदले मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि यार शेयर कर देना, कमेंट कर देना एक अच्छा सा। तो ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करोगे तो मुझे कोई बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है कि जैसे मतलब हमारी गाय है, मान लो दूध दे रही है, 5 लीटर दूध दे रही है, तो आपके कमेंट करने से 10 लीटर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस एक मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो आप लोग देख रहे हैं, बढ़िया से देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। मेरी कौन सी चीज़ अच्छी लगी आपको ये बता सकते हैं, मेरी कौन सी चीज़ बुरी लगी आपको ये आप बता सकते हैं, ताकि अच्छी लगी तो बहुत बढ़िया, बुरी लगी है तो कम से कम मैं अपने आप में सुधार तो कर पाऊँगा कि मेरे अंदर ये कमी है। और अब आप मेरी कमी निकालोगे ही नहीं, बताओगे ही नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं कैसे तराशूँगा अपने आप को, बताओ। तो अपना एक परिवार है, आप ऐसा ना समझें कि हम सर में कमी निकालेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे या पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक मतलब प्रत्येक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, निश्चिंत होकर आप कमेंट करें और बताएं कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है, ताकि मैं उसको निकाल सकूं। ठीक है, तो हम चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं।
हमने 2 स्थान पढ़ लिए, तीसरा हम पढ़ते हैं राजगृह। तीसरा हम क्या पढ़ते हैं? राजगृह पढ़ते हैं। तो राजगृह को पढ़ेंगे। यहाँ पे बुद्ध के समय जो है अजातशत्रु हुआ करते थे। अजातशत्रु ने राजगृह में एक नगर की स्थापना करवाई थी, पाटलिपुत्र नगर की, जिसका उद्घाटन करने के लिए और महात्मा बुद्ध को बुलाया गया था। और बुद्ध के खातिर या बुद्ध के सम्मान में यहाँ पे गौतम द्वार, गौतम तालाब और गौतम तीर्थ यहाँ पे बनाए गए थे। ठीक है। और बुद्ध ने पाटलिपुत्र नगर की जो भविष्यवाणी की एक बड़े नगर के रूप में की थी, है ना, कि एक सॉरी मतलब यह एक बड़ा व्यापारिक नगर होगा। इस प्रकार से बुद्ध ने जो है पाटलिपुत्र की जो है मतलब भविष्यवाणी की थी पाटलिपुत्र के संदर्भ में। ठीक है। तो ये सारी बात हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम पाटलिपुत्र के बारे में और भी कई बातें मिलेंगी। बिंबिसार जो था वो भी इसके समय में था। बिंबिसार ने जो है बुद्ध के सम्मान में तट कर यात्रा कर समाप्त किया था, है ना। वो सारी बात हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलो मैं पहले ये बात थोड़ी सी लिख देता हूँ, फिर हम और आगे की बात जो है करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अजातशत्रु ने यहाँ एक नगर पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, है ना, स्थापना की थी, जिसका उद्घाटन करने हेतु गौतम बुद्ध को यहाँ बुलाया था। गौतम बुद्ध को यहाँ बुलाया था। ठीक है। और गौतम बुद्ध को यहाँ पे बुलाया, आमंत्रित किया। गौतम बुद्ध के सम्मान में यहाँ पे गौतम तीर्थ, गौतम तालाब और गौतम द्वार की स्थापना भी यहाँ पे की थी। तथा बुद्ध के सम्मान में यहाँ पर गौतम तीर्थ, अलग कलर की पेन से लिख देता हूं मैं, गौतम तीर्थ, गौतम द्वार और गौतम तालाब बनवाए थे। ठीक है। बनवाए थे। गौतम बुद्ध ने भी और पाटलिपुत्र नगर की जो भविष्यवाणी की वो एक प्रधान व्यापारिक नगर के रूप में की, मतलब बहुत समृद्धशाली नगर के रूप में यह रहेगा, ऐसी इन्होंने जो है भविष्यवाणी की थी। और ऐसा हुआ भी था ना, ऐसा हुआ भी था। इसके अलावा हम देखें तो बिंबिसार की दूसरी बार भेंट जो है महात्मा बुद्ध के साथ यहाँ पे हुई थी, है ना। बिंबिसार की दूसरी भेंट हुई और बिंबिसार ने बुद्ध के सम्मान में कई काम किए थे। जैसे एक तो इन्होंने जो है यात्रियों से जो तट कर लिया जाता था, तट कर वो हटा दिया था। इसके अलावा इन्होंने जो है एक वेलुवन विहार था वो बुद्ध के सम्मान में या बुद्ध को दान दिया, है ना। और एक तीसरी बात मैं और बताऊं तो बिंबिसार का एक राजवैद्य था, जीवक। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, उसको बुद्ध की सेवा हेतु नियुक्त
किया गया था, बुद्ध की चिकित्सा हेतु नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार की कुछ बातें और हैं राजगृह के संबंध में। इसके अलावा और भी है, बिंबिसार की जो पत्नी थी क्षेमा, पुत्र थे अभय, है ना। इसके अलावा जो है मोदगल्यायन और मोदगल्यायन ये इनके शिष्य बने थे राजगृह में ही, है ना। मोदगल्यायन, एक नाम और है लेकिन आ नहीं रहा है अभी याद। हाँ, सारीपुत्र, मोदगल्यायन, सारीपुत्र और बिंबिसार की पत्नी क्षेमा और बिंबिसार का पुत्र अभय, ये 4 राजगृह में ही बुद्ध के शिष्य बने थे। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से ये याद रखना है। काफ़ी बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं एक बात और लिखूँगा यहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं कि बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में भविष्यवाणी की कि पाटलिपुत्र के संबंध में भविष्यवाणी की यह एक समृद्धशाली व्यापारिक नगर या प्रधान नगर के रूप में इसकी भविष्यवाणी की थी, है ना। मतलब एक प्रधान नगर होगा ये, कि यह एक प्रधान नगर होगा, प्रधान नगर होगा। ठीक है, यहाँ पर ही बिंबिसार की दूसरी बार भेंट बुद्ध से हुई थी। यहाँ पर ही बिंबिसार की बुद्ध से भेंट हुई, जो कि बिंबिसार की बुद्ध से हुई दूसरी भेंट थी, जो कि बिंबिसार की बुद्ध से हुई दूसरी भेंट थी। ठीक है, जो कि बिंबिसार की बुद्ध से हुई दूसरी भेंट थी। बिंबिसार ने बुद्ध के सम्मान में और निम्नलिखित कार्य किए। हम इस प्रकार से निम्नलिखित लिख के और नीचे पॉइंट के रूप में वो काम को लिखते हैं। बिंबिसार ने बुद्ध के सम्मान में निम्नलिखित कार्य किए। देखिए क्या क्या कार्य किए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेड कलर से लिख देते हैं। चलो, पहला कार्य तो ये किया कि वेलुवन विहार दान में दिया ना। वेलुवन है ना, या इसको वेणुवन भी कई जगह लिखा मिलता है। वेणुवन विहार बुद्ध को दान में दिया, मतलब बौद्ध भिक्षुओं का जो रहने के लिए जो स्थान था वो विहार कहलाते थे। ठीक है, जैसे अपने हिंदू धर्म में कोई आश्रम बोल देते हैं, कुटिया बोल देते हैं, ऐसे ही ये विहार हुआ करते थे। ठीक है, दूसरी बात क्या की, दूसरा ये कि अपना राजवैद्य जीवक बुद्ध की चिकित्सा हेतु नियुक्त किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूं यहाँ पे,
अ, यात्रियों के लिए तट कर समाप्त किया, है ना। यात्रियों के लिए तट कर समाप्त किया, यात्रियों के लिए तटकर समाप्त किया। तो इतने कार्य किए थे महात्मा बुद्ध के सम्मान में बिम्बिसार ने, ठीक है। इसके अलावा राजगृह में और भी कई कार्य हुए, जैसे बिम्बिसार की पत्नी क्षेमा जो थी वो बुद्ध की शिष्या बनी। इसके अलावा पुत्र अभय शिष्य बने। इसके अलावा जो है मोदगल्यायन और मोदगल्यायन और सारीपुत्र, सॉरी, मोदगल्यायन और सारीपुत्र भी बुद्ध के शिष्य बने थे, है ना। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पर बुद्ध के शिष्य निम्नलिखित बने, निम्नलिखित बने, है ना। एक तो कौन बनी, बिम्बिसार की पत्नी, बिम्बिसार की पत्नी क्षेमा बनी, है ना। वे पुत्र अभय, वे पुत्र अभय, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मोदगल्यायन, मोद गल्यायन, है ना। मोदगल्यायन या जो है महामोदगल्यायन भी इनका नाम मिलता है। मोदगल्यायन या महामोद मोदगल्यायन, इनको कौलित भी लिखा जाता है, कौलित, है ना। मोदगल्यायन, मोदगल्यायन ध्यान रखना आप, कौलित भी आप जो है याद रख सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, फिर भी मेरा काम लिखाने का है। तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सारीपुत्र, ठीक है। सारीपुत्र का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इनको उपतिश्य भी बोला जाता था, पर इतना डिटेल में चले गए ना तो सवाल बहुत कम लोगों का सही हो पाएगा, क्योंकि इतना डिटेल में जो है हर कोई मतलब एग्ज़ाम के आते तक याद नहीं रह पाता। जैसे मैं हूँ, मैं खुद भी इस टॉपिक को जैसे आज पढ़ाना था, आज पढ़ के आया, तब जाके ही ये चीज़ें याद आई, वरना ऐसे तो याद रह जाती हैं कि चलो मोदगल्यायन सारीपुत्र जो है राजगृह में शिष्य बने थे, क्षेमा और बिम्बिसार की पत्नी क्षेमा व पुत्र अभय के साथ बने थे, इतना तो याद रह जाता है। लेकिन ये सारी बातें जो है आज ही पढ़ के आया था मैं, ना, उससे पहले याद नहीं थी। और पहले कोई पूछ लेता कौलित और उपतिश्य बुद्ध के शिष्य कहाँ बने, तो ये भी याद नहीं था कि ये शिष्य बने भी थे या नहीं बने थे, है ना। तो इस प्रकार से रहता है। बस आप इतना ज़रूर याद रखना, इन दोनों को ज़रूर याद रखना, इनको भी याद रख लेना, ठीक है। और 8-10 बार जब इसको रजिस्टरों को पढ़ दोगे ना, तो फिर चीज़ें जो हैं याद भी रह जाती है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा राजगृह यहाँ पे पूरा होता है। अब मैं आता हूँ कपिल वस्तु पे। कपिल वस्तु में इन्होंने जो है यहाँ पे एक संस्थागार था, उसका उद्घाटन था, और उसके उद्घाटन के लिए बुद्ध को आमंत्रित किया गया था, जिसमें इन्होंने जो है अनुदीय नामक एक स्थान पर अपना भाषण दिया, अनुदीय नामक स्थान पर। और कहते हैं कि इस भाषण से प्रभावित होकर के और बुद्ध के पिता बुद्ध के शिष्य बने थे। देखो, बुद्ध के पिता बुद्ध के शिष्य बने थे, है ना। एक पिता के लिए इससे बढ़कर और क्या ही बात हो सकती है कि वो अपने पुत्र को गुरु बना रहा है ना। तो इस प्रकार का माजरा देखने को मिला। इसके अलावा नंद है, अनिरुद्ध है, आनंद है, उपाली है, और जो है देवदत्त है, भद्रयायन है, ये सारे कपिल वस्तु में ही और बुद्ध के शिष्य बने थे, ठीक है। तो चलो कपिल वस्तु की बात को हम इसको मिटा देते हैं और अगली स्लाइड पे काम करते हैं। ये काफ़ी ठीक ठाक है, राजगृह के बारे में काफ़ी सारी घटनाएं हैं, तो राजगृह को इम्पोर्टेंट लगा देना आप और अच्छे से पढ़ना राजगृह को, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ और चौथे शहर के रूप में कपिल वस्तु को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
सॉरी, राजगृह से संबंधित काफ़ी बातें हैं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं। वैसे तो विद्यार्थियों, मैं यहाँ बोर्ड पे यदि कुछ लिख रहा हूँ ना, तो वही लिख रहा हूँ जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? मेरा भेजा भी कोई नगर पालिका की ट्रॉली तो है नहीं कि इसमें मैं संपूर्ण कचरा भर लाऊं। इसमें भी वही चीज़ भरता हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना। और जो इम्पोर्टेंट है वही तो मैं याद करके आता हूँ और वही मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। इसलिए मैं जो बोलता हूँ और जो मैं लिखता हूँ वो अति महत्वपूर्ण समझ करके ही आप उसको माने और उसको याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं कपिल वस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु, ये चौथा होगा क्या हमारा? जो भी होगा आप देख लेना, ये क्रम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। कपिल वस्तु में एक संस्थागार का उद्घाटन था और उसी में आमंत्रित किया गया था। और जो है अ, अनुदीय नामक स्थान पर यहाँ पे भाषण दिया गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे एक संस्थागार। संस्थागार मैंने आपको पहले पढ़ाया है ना? बताना कहाँ पढ़ाया है संस्थागार। आपसे मेरा सवाल है कि संस्थागार क्या है और ये मैंने कहाँ पढ़ाया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एक संस्थागार के उद्घाटन हेतु बुद्ध को यहाँ आमंत्रित किया गया था। ठीक है, बुद्ध ने यहाँ पर अनुदीय नामक स्थान पर अनुदीय नामक स्थान पर अपना उपदेश सुनाया। अपना उपदेश सुनाया। ठीक है, बुद्ध ने अनुदीय नामक स्थान पर अपना उपदेश सुनाया। इस उपदेश से प्रभावित होकर इस उपदेश से प्रभावित होकर निम्नलिखित व्यक्ति बुद्ध के शिष्य बने। निम्नलिखित व्यक्ति बुद्ध के शिष्य बने। तो कौन कौन बुद्ध के शिष्य बने यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो मैं बुद्ध के पिता लिखूंगा। बुद्ध के पिता शिष्य बने। इसके अलावा नंद है, अनिरुद्ध है ना? नंद है, अनिरुद्ध है, उपाली, आनंद और सॉरी देवदत्त है ना? और एक भद्रयायन है, आदि। ये प्रमुख नाम है विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट भी हैं, आपको याद रखना है क्योंकि बुद्ध के पिता बुद्ध के शिष्य बन रहे हैं तो ऐसे स्थानों का पूछा जाना लाजिमी बनता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वैशाली की ओर। बड़ा ही गजब का नाम है वैशाली। यहाँ पर एक महामारी फैली हुई थी और उस महामारी के निवारण हेतु महात्मा बुद्ध को यहाँ पे निमंत्रण दिया हुआ था वैशाली में। और कहते हैं कि जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके ठीक 8 वर्ष बाद उन्होंने वैशाली की यात्रा की थी। ठीक है,
वैशाली में इनको कई विहार दान में मिले, जिसमें महावन विहार है, और महावन विहार है, कुटाग्रशाला विहार है ना। इसके अलावा आम्रपाली विहार और बालिका विहार, ये सारे यहाँ पे इनको मिले थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉरी, वैशाली इम्पोर्टेंट है। वैशाली भी मैं जो लिख रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट ही है, पूरा ही इम्पोर्टेंट है वैशाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी, महामारी महामारी के महामारी के उपाय हेतु बुद्ध को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित किया गया था बुद्ध को आमंत्रित किया गया था। बुद्ध यहाँ पर संबोधि के 8वें वर्ष 8वें क्या 8 वर्ष बाद है ये ना, 8 वर्ष बाद आए थे। संबोधि के 8 वर्ष बाद आए थे, है ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम करें तो जो है जो विहार दान में मिले थे वो यहाँ पे हम लिखते हैं, बुद्ध को यहाँ निम्न विहार दान में मिले। बुद्ध को यहाँ निम्नलिखित विहार दान में मिले। निम्नलिखित विहार दान में मिले, जिसमें मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूँ तो 1 नंबर पे लिख सकता हूँ कुटाग्रशाला विहार। ठीक है, नंबर 2 की बात करूँ तो सॉरी, महावन विहार। नंबर 3 की बात करूं तो एक मिलता है यहाँ पे आम्रपाली विहार, और एक मिलता है बालिकाराम विहार। ठीक है, ये जो आम्रपाली विहार है ये आम्रपाली नामक गणिका ने, और बालिकाराम विहार बालिका नामक गणिका ने इनको दिया था। ठीक है, आम्रपाली नामक गणिका ने दिया था। आम्रपाली नामक गणिका ने दान दिया था। ठीक है, आम्रपाली नामक गणिका ने दान दिया था, और ये दिया था बालिका नामक गणिका ने, है ना। बालिका नामक गणिका ने, है ना, वही दान दिया था। ठीक है, और ये सॉरी इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थी। गणिका थी, देखो गणिका थी फिर भी इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ली थी। देखो विद्यार्थियों, गणिका एक ऐसी महिला को कहा जाता है जो मतलब अपना जिस्म बेचती थी, है ना, और वो एक गण की सामूहिक रूप से वो गणिका होती थी, है ना। पूरे एक जो गण होता है ना, एक प्रशासनिक इकाई होती है गण, है ना, गणराज्य इस प्रकार से, है ना, हमने पढ़े हैं पहले। तो वो पूरे नगर की एक ही वो महिला होती थी, जिसका जो पुरुष लोग हैं अपने मतलब काम पे पासा बुझाते थे, उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करते थे। तो और वो
उसको गणिका बोला जाता था। पूरे गण की एक सामूहिक होती थी, है ना। और ऐसे ही एक नाम मिलता है नगर वधु, है ना। अ, नगर वधु भी, हाँ, पूरे नगर की जो सबसे सुंदर महिला होती थी, उस सुंदर महिला को नगर वधु नाम दे दिया जाता था। मतलब पूरे नगर के जितने भी पुरुष हैं उनकी पत्नी उसको बना दिया जाता था। समझ ही गए होंगे आप। और उसको जो है, जब बच्चा हो जाता था नगर वधु को, तो फिर उसको नगर वधु के पद से हटा दिया जाता था। पद होता था ये नगर वधु का, और उसके लिए आलीशान महल बनाया जाता था गांव, अपने शहर के बाहर, नगर के बाहर। और वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाता था। वहाँ पे लोग जाते थे अपनी, मतलब काम पे पासा के लिए आ जाते थे, अपनी जो भी है। और जब बच्चा उस महिला को हो जाता था, तो कहते हैं कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद महिला का जो नूर है, जो उसकी सुंदरता है, वो कम हो जाती है। इस कारण से वह महिला उस नगर की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी नहीं रह पाती, उसका नूर उतर जाता है। इसलिए उसको उस पद से हटाकर और जो सबसे सुंदर महिला है उसको नियुक्त किया जाता था। और फिर उसी के साथ वही प्रोसेस, और इस प्रकार से उसको नगर वधु का दर्जा दे दिया जाता था। इस प्रकार की कुरीतियाँ हमारे प्राचीन काल में हमको देखने को मिलती हैं। और उससे बुरी बात ये है कि इन शब्दावली को हमको पढ़ाया भी जाता है। और जो है, खैर चलो, वो पढ़ाने के पीछे उद्देश्य ये है कि अब वर्तमान का जो समाज है वो सचेत रहे, और इस प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो न पाए, ताकि किसी भी महिला को और अपने अधिकारों का सम्मान करना आना चाहिए, है ना, आ जाए उसको। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये गणिका कौन होती थी? देखो, वेश्या क्या होते हैं ना, एक सामान्य शब्द है। जो महिला बाजारू होती है, देखो, नगर वधु को और गणिका को, गणिका और नगर वधु जो होती थी, इन दोनों को समाज में सम्मान भी प्राप्त था। इनको जो शासक वर्ग होते थे उनकी तरफ से कुछ रियायत मिलती थी, कुछ पैसे मिलते थे। ठीक है, इनको बाकायदा जो है, कई बार तो इनको प्रशिक्षण दिया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था भी हमको देखने को मिलती है। लेकिन जो वेश्या होती है ना, वो एक बाजारू औरत होती है। वो सिर्फ अपनी आजीविका चलाने के लिए और अपने जिस्म को बेचती है ना। उसको वेश्या या तवायफ बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के नाम मिलते हैं, आप इसको ध्यान रखना। इसके अलावा वैशाली में और क्या हुआ तो मैं बताऊं आपको। वैशाली के सेनापति, हाँ, सेनापति थे महाली। व शासक थे बोधि कुमार, है ना। महाली और बोधि कुमार भी बुद्ध के शिष्य बने थे यहाँ पर। और यहीं पर आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जो बौद्ध संघ था, उसमें पहली बार महिलाओं को प्रवेश जो दिया, वो आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने दिया था, वैशाली में ही। ये इम्पोर्टेंट बात है। और पहली जो महिला थी जिसको बौद्ध संघ में प्रवेश दिया, या प्रवेश पाने वाली पहली महिला, प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे ही लिखने का प्रयास करता हूँ इसको, कि शिष्य कौन बने, महात्मा बुद्ध के जो शिष्य बने थे, वो वाली बात मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर बुद्ध के शिष्य कौन बने, वैशाली में बुद्ध के शिष्य, है ना, ऐसे लिख देते हैं। वैशाली में बुद्ध के शिष्य, है ना। वैशाली में बुद्ध के शिष्य, एक तो सेनापति महाली बने थे, है ना। कौन बने थे? सेनापति महाली, है ना। सॉरी। और एक बने थे मग्ग शासक, मग्ग शासक बोधि कुमार, मग्ग शासक बोधि कुमार बुद्ध के शिष्य बने थे। तो ये दो शिष्य बने थे वैशाली में, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने पहली बार बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि वैशाली में ही, वैशाली में ही आनंद के आग्रह पर, आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने
बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था। महिलाओं को प्रवेश दिया था। ठीक है, बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, तो ये बात आपको सॉरी, विशेष रूप ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है विद्यार्थियों, तो इसको मोस्ट लगा लीजिए आप, इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा दीजिए और बढ़िया से याद रखना। ऐसे विहार भी पूछा जा सकता है। आज तक तो खैर नहीं पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विहार वैशाली में नहीं था, तो 3 ये दे देंगे, एक कोई अन्य विहार दे देगा और जो है पूछ लेंगे आपसे, है ना। तो इस प्रकार से आपको सवाल विशेष रूप से ध्यान रखने, कैसे भी सवाल बन सकता है। चारों विहारों को पूछा जा सकता है। सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि वैशाली में कौन बुद्ध के शिष्य बने थे, तो बोधि कुमार महाली, ये 2 नाम ध्यान रखना, है ना। 2 नाम यहाँ से दे देंगे, एक आधा नाम कपिल वस्तु से, इनमें से उठा के दे देंगे, तो सवाल कैसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं कौशाम्बी की ओर। कौशाम्बी में भी बुद्ध के शिष्य बने थे और अन्य भी कई बातें हैं, वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, और हम आते हैं वैशाली के कौशाम्बी की ओर। वैशाली को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, कौशाम्बी में उदयन का नाम हमने पहले पढ़ा है, उदयन है, और पिंडोल भारद्वाज, ये 2 बुद्ध के शिष्य बने थे। इसके अलावा उदयन की एक पत्नी थी, जिसने मागदिया नाम था उनका, मागदिया, जिसने बुद्ध के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, मगर बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। तब बुद्ध ने स्वीकार किया तो मागदिया ने गुस्से में आकर, और बुद्ध की एक शिष्या थी समावती, जो कि उदयन की ही पत्नी थी, मागदिया की सौतेली बहन के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि एक साथ सबकी 2-2 पत्नियां, उस ज़माने में 2-2 क्या बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। तो मागदिया ने समावती नामक जो शिष्या थी बुद्ध की और उदयन की दूसरी पत्नी, उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये बात भी हम यहाँ पर करेंगे। तो कौशाम्बी को हम लिखें यहाँ पर, है ना, कौशाम्बी। ये क्रम कौन सा है आप देख लेना अपने स्तर पे, 5वां है या 6ठा है, जो भी। तो यहाँ पर बुद्ध के जो शिष्य बने वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बुद्ध के शिष्य, बुद्ध के शिष्य। तो एक तो थे उदयन, है ना, उदयन, और एक थे पिंडोल भारद्वाज, पिंडोल भारद्वाज, है ना, पिंडोल भारद्वाज, ये 2 तो शिष्य बने। इसके अलावा यहाँ पे हुआ कि उदयन की पत्नी मार्गदीवा ने, उदयन की पत्नी मार्गदीवा, मागदिया, सॉरी, उदयन की पत्नी मागदिया, है ना, ये नाम ध्यान रखना। ऐसे खैर ऐसा सवाल कम चांसेस है, लेकिन फिर भी उदयन की पत्नी मागदिया ने बुद्ध के समक्ष
विवाह प्रस्ताव रखा, विवाह प्रस्ताव रखा। पता नहीं क्या इनका माजरा था कि एक भिक्षु के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा है, एक राजा को छोड़कर बुद्ध के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा। बुद्ध ने अस्वीकार किया, बुद्ध ने अस्वीकार किया। तब मागदिया ने बुद्ध की शिष्या समावती, बेचारी समावती मारी गई, जिंदा जलाया था। बताइए, समावती उदयन की दूसरी पत्नी है, उदयन की दूसरी पत्नी, तो क्या हम रानी लिखें तो बेहतर रहेगा, फिर भी मैंने पत्नी लिख दिया है। पत्नी तो एक सामान्य पुरुष की घरवाली होती है, ये तो राजा थे तो राजा की पत्नी रानी कहलाती है। मागदिया ने बुद्ध की शिष्या समावती को जिंदा जलाया। बाप रे बाप, कितनी खतरनाक होगी ये। ठीक है। इसके बाद हम आए ब्रगेंजा यानी कि मथुरा, है ना। जो भी क्रम है आप दे देना। ब्रेगेंजा यहाँ पे आए, या इसको मथुरा बोलते हैं वर्तमान में। ठीक है, सॉरी। यहाँ पर भी बुद्ध आए थे और यहाँ पे जो है अवंती कुमार बुद्ध के शिष्य बने थे, है ना। अवंती कुमार बुद्ध के शिष्य बने, अवंती कुमार जो है बुद्ध के शिष्य बने। ठीक है, अब हम पढ़ें कौशल को। कौशल या श्रावस्ती काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कौशल या श्रावस्ती, है ना। कौशल या श्रावस्ती, ठीक है, कौशल या श्रावस्ती। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये। यहाँ पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं पे दिए, बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य यहीं पर बने, बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार यहीं पर किया, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास यहीं पर किया। वर्षावास क्या होता है कि जो चौमासे के 4 महीने होते हैं ना, उसमें ये जो भिक्षु होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा नहीं करते थे, एक ही स्थान पर रहकर अपने 4 महीने गुजार देते थे। इस प्रकार से जो सर्वाधिक वर्षावास थे वो बुद्ध ने यहाँ पर ही किए थे, मतलब श्रावस्ती में ही किए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए थे, है ना, यहीं दिए। सर्वाधिक वर्षावास यहीं किए, सर्वाधिक वर्षावास यहीं किए, वर्षावास यहीं पर किए, सर्वाधिक वर्षावास यहीं पर किए, तथा सर्वाधिक शिष्य बुद्ध के यहीं बने, बुद्ध के यहीं पर बने थे। बुद्ध के जो सर्वाधिक शिष्य बने वो यहीं पर बने थे। ठीक है, तिष्य नामक एक व्यक्ति को इन्होंने शिष्य बनाया था, एक भिक्षु था तिष्य, उसको
अपना शिष्य बनाया। अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। इसके अलावा सॉरी, जो कौशल के जो शासक थे प्रसेनजित, उन्होंने बुद्ध से भेंट भी की थी। उसका जिक्र हमको भरूच स्तूप पर भी मिलता है। ये बात मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये तीनों बातें भी हम यहाँ पे जो है लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बुद्ध को कुछ विहार भी और दान में मिले थे, वो सारी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे। क्या लिखेंगे हम? हम्म, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध से कौशल शासक प्रसेनजित, कौशल शासक प्रसेनजित मिले थे, मिले थे, जिनकी भेंट का जिक्र, ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ पहले आपको ना, जब मैंने 16 महाजनपद पढ़ाए थे तब। जिनकी भेंट, जिनकी भेंट का जिक्र भरूच स्तूप पर मिलता है, भरूच स्तूप पर है ना। मतलब वहां पे अंकन हुआ है इस दृश्य का, बुद्ध और प्रसेनजित मिल रहे हैं। तिस्य नामक भिक्षु, हाँ, तिस्य नामक जो व्यक्ति था वो, हाँ, बुद्ध का शिष्य यहाँ पर बना था ना। तिस्य बुद्ध के जो है शिष्य बन गए थे। और एक अंगुलीमाल नामक डाकू था, वो भी बुद्ध का शिष्य बन गया था। आप बुद्ध का प्रभाव देख सकते हैं कि जो डाकू लोग थे वो भी शिष्य बन रहे थे। यहाँ पर बुद्ध के शिष्य, यहाँ पर बुद्ध के शिष्य शिष्य बने, वे अंगुलीमाल डाकू भी बने। अंगुलीमाल नामक डाकू भी बने, डाकू भी शिष्य बने, शिष्य बने। ठीक है, अंगुलीमाल नामक डाकू भी शिष्य बने थे। यहाँ पर बुद्ध को कुछ उपहार मिले, बुद्ध को मिले विहार, बुद्ध को मिले विहार, कुछ विहार मिले थे बुद्ध को यहाँ पे, जिनमें मैं एक नाम लिखूं तो जैतवन विहार सबसे पहले नाम आएगा, जैतवन विहार। ठीक है, जैतवन विहार जो मिला, ये एक अनाथ पिंडक नामक व्यापारी था, उसने राजकुमार जैत से खरीद कर और बुद्ध को उपहार में दिया था। आप देख सकते हैं बुद्ध का प्रभाव क्या जबरदस्त था कि राजकुमार जैत से खरीद कर, राजकुमार जैत से खरीद कर, राजकुमार जैत से खरीद कर अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने, नामक व्यापारी ने यह विहार, यह विहार सॉरी, बुद्ध को दान में दिया था। यह विहार बुद्ध को दिया था। ठीक है, एक तो हो गया जैतवन विहार। एक नाम आता है यहाँ पे पूर्वाराम या पुब्बाराम विहार। ठीक है, विहार। ठीक है, तो पुब्बाराम या पूर्वाराम जो विहार था, यह सॉरी, यह विहार भी इनको यहाँ पे मिला। इसके अलावा इसके अलावा एक दो विहार और मिले थे जिनमें मैं आपको बताऊं तो एक नाम आता है,
न्योग्रोधाराम विहार, है ना। एक तो न्योग्रोधाराम विहार आता है और एक नाम और आता है हमारा मलिकाराम विहार आता है। हाँ, मलिकाराम, ठीक है। तीसरा है न्योग्रोधाराम विहार, न्योग्रोधाराम विहार, और एक आता है मलिकाराम विहार, ठीक है। मलिकाराम विहार, ये पूछा जा सकता है विद्यार्थियों, आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। पुब्बाराम विहार जो था ये भद्दिय की पुत्री थी विशाखा, उसने दिया था ना। भद्दिय की पुत्री विशाखा ने दिया था ये ना, विशाखा ने दिया था बुद्ध को, विशाखा ने दिया था, विशाखा ने दिया, विशाखा ने दिया, ठीक है। विशाखा कौन थी? भद्दिय की पुत्री थी, भद्दिय की पुत्री, ठीक है। ये भद्दिय की पुत्री थी जो कि अंग का शासक था, है ना। अंग का शासक था भद्दिय, ना। ये अंग के भद्दिय थे, अंग के भद्दिय की पुत्री थी विशाखा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना विद्यार्थियों। इतना ही हम यहाँ पे आज की क्लास में पढ़ेंगे। लगभग बुद्ध का जो विभिन्न जो प्रमुख प्रमुख नगर थे वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। इससे ज़्यादा आप और पढ़ सकते हैं, आपको पुस्तकों में कई मैटर मिलता है, तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा कि ये सफिशियंट है, क्योंकि बुद्ध के बारे में पता नहीं क्या पूछ लें इस यात्रा क्रम में, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप पहली प्रायोरिटी इस कंटेंट को देना, उसके बाद कहीं दूसरे पे जाना। वरना पहली चीज तो मैं यही कहूँगा कि इतना याद कर लेना खूब है। इतना जिसको याद हो गया, वहाँ से बाहर यदि सवाल आता है तो बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो कर पाएंगे। तो कैसे हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, बाकी इतना कंटेंट भी नहीं बचेगा विद्यार्थियों को, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।